नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के कैबिनेट के फैसले के बाद अब सियासत गर्मा गई है। कैबिनेट का फैसला था कि चारागाह की जमीन अब विकास कार्य के लिए ली जा सकेगी। कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है, कहा कि सरकार भू माफियाओं के हाथ में खेल रही है और हमारे आरोपों को साबित किया जा रहा है कि जो हमने आरोप विधानसभा में और बाहर लगाए वो सच है। सरकार ने उस पर ठप्पा भी लगा दिया है। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि चारागाह की जमीन अब विकास कार्य के लिए ली जा सकेगी वाया पंचायत और पंचायत समिति से। लेकिन यह भी कहा गया है कि जिस मद में वो जमीन ली जाएगी वहीं दूसरी जमीन चारागाह के लिए भी दी जाएगी। सवाल यह उठता है कि क्या जमीनें इतनी हैं कि जब चारागाहों की जमीन पर ही सवाल उठ रहे हैं तो गांव में इतनी जमीन मिल सकती है कि आपकी चारागाहों की जमीन के अलावा स्पेयर कोई जमीन की हुई हो या कोई व्यक्ति अपनी जमीन को देकर के और चारागाह की जमीन लेगी। ये कई ऐसे पहलू हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं और प्रतिपक्ष इस पर नाराजगी जता रहा है। कांग्रेस ने इसमें सवाल उठाया है कि सरकार इस बात पे ठप्पा लगा रही है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो सही साबित हो रहे हैं। जरा सुनिए क्या है मामला और उसके बाद हम लौटेंगे, हमारे पैनलिस्ट से मुखातिब होंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर राजीव अरोड़ा साहब हैं, भाजपा नेता मनीष पारिक साहब हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। एक बार जरा सुनिए क्या है खबर का मजमून। प्रदेश सरकार ने अब चारागाह की जमीनों का भी अधिग्रहण करने का फैसला कर लिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट में यह फैसला लिया गया। राजस्व विभाग के नियमों में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार जितनी जमीन गांव से चारागाह की ली जाएगी उतनी ही जमीन किसी भी जिले में किसी भी पंचायत में दी जाएगी। इस फैसले से पहले भी राजस्थान सरकार चारागाह भूमि को लेकर खनन व्यापारियों को राहत दे चुकी है। कांग्रेस इस फैसले का विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि इससे चारागाह जमीनों पर संकट आ जाएगा। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार इस फैसले से कुछ लोगों का हित साधना चाहती है। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ही एक समय में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश भी दिए थे, जिसके लिए सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए थे कि वे सुनिश्चित करें कि चारागाह भूमि पर अतिक्रमण न रहे। सुप्रीम कोर्ट भी चारागाह भूमि को संरक्षित करने के लिए आदेश दे चुका है। प्रदेश में करीब 22 लाख हेक्टेयर चारागाह की जमीन है। इस फैसले के बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि राजस्व विभाग ने नियमों में बदलाव से पहले विधि विभाग की भी राय नहीं ली, जिस पर सरकार का कहना है कि अब इस मसले पर विधि विभाग की राय ली जाएगी। सरकार का ये फैसला सवालों के घेरे में इसलिए भी आ रहा है कि खुद बीजेपी सरकार ने चारागाहों से अतिक्रमण हटाने और उनके विकास की बात की थी, ताकि बेजुबान जानवरों के लिए हरे चारे की व्यवस्था हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने देखा कि क्या है पूरा मामला और हम आपको बता दें कि चारागाह की जमीन को लेकर के पहले सरकार एक बार कदम उठा चुकी है कि उसके संरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन अब सरकार इसे सेट अपार्टमेंट के जरिए आप यानी कि चारागाह की जमीन लेंगे और उसके बदले दूसरी जमीन कहीं पे देंगे। महेश शर्मा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि गांव में अतिक्रमण, पहाड़ियों पे अतिक्रमण, चारागाह की जमीन को लेकर के पहले से सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कैसे हो पाएगा कि आप चारागाह की जमीन लेकर के कोई व्यापारी या दूसरा व्यक्ति जो इंडस्ट्री लगाना चाहता हो, खासकर इसमें माइंस के लोगों का इसमें दखल बढ़ता चला जाएगा, वो लोग जमीन दूसरी दे सकेंगे? देखिए, जो फैसला लिया गया है ये कहने को तो दिखाई ये दे रहा है कि सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि अगर वो कोई इस पे मतलब एक्वायर करती है कोई जमीन या किसी को भी देती है तो उसी के समतुल्य मतलब जमीन जो है कहीं ढूंढ के दे देगी। ये होता रहा है। ये एक तरह से नगरीय विस्तार की का जो जिस तरह से कंक्रीट के जाल चल रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन इसका जो ये जो जिस तरह का कंसेप्ट लिया गया है वो बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो एक शहरीकरण की ओर तब्दील तेजी से बढ़ाने की और ये कोशिश की जा रही, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था।
सब अपने पूर्व के फैसले को बार बार बदलने से कई शंकाएं उत्पन्न होती है। और जैसा कि अभी विपक्ष ने भी इस पे आरोप लगाए कि पहले खनन माफिया का है, उस पे आपको उसके जो कब्जे थे, अवैध कब्जे, उनको मतलब क्या होता है रेगुलाइज हो जाएंगे इसके आड़ में। अब ये कहा जा रहा है इस नए फैसले के आड़ में कि अब इसे भू माफियाओं को भी एक तरह से प्रेशर दिया जा रहा है। अब कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन अब एक समान रूप से क्षेत्र का विकास होना चाहिए। शहरी आबादियां भी हो रही हैं और उसी जैसे बढ़ रही हैं उसी तरह से मतलब आपको मतलब ग्रीन बेल्ट बनाने की भी एक आवश्यकता पड़ती है शहर को। इसके अलावा जो पशुपालन, हमारा पशुधन, राजस्थान चूंकि एक पशुपालन का एक प्रमुख प्रदेश रहा है, तो इसके लिए भी एक चरागाह जमीनें छोड़ी गई हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप पंचायत से बार बार में इतनी जमीनें लेते जाएंगे तो इनके पास पंचायतों के लिए जमीन भी तो घट जाएगी। उसके लिए क्या आपके पास समाधान है? जमीन तो न बढ़ाई जा सकती है न घटाई जा सकती है, क्षेत्र और उनका वर्गीकरण अलग अलग किया जा सकता है। लेकिन आपको ये एक ऐसी नीति की ओर गौर करना चाहिए कि एक निश्चित सीमा तक शहरीकरण हो और इसके अलावा और दूसरे भी उससे पूरक जो है, शहरीकरण के पूरक जो क्षेत्र हैं जो विकास से कहीं न कहीं जुड़ते हैं। चाहे आप जिस चरागाह में पशुपालन के लिए है ये, तो पशुपालन के लिए वो ऐसी जगह भी, क्योंकि आबादी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें दिखी, जो हमारे पुराना जो कंसेप्ट जो रहा है पहले के, जो मतलब चाहे वो सामंतवादी से काल के अंदर रहा है कि चरागाह कैसे रहेगा किसी तरह से वो, लेकिन एक दूसरे के पूरक विकास में सहायक हुआ करते थे। लेकिन अब स्थितियां हो रही है कि अब जो भी पहले अतिक्रमण हो जाते हैं इसके आड़ में, उसके बाद में जो भी सरकार जो सत्ता में आती है, या तो चुनावों को ध्यान में रखते हुए या वोटों को ध्यान में रखते हुए, और उस समय ये फिर रेगुलाइजेशन की ये जो जिस तरह से बैकडोर से एंट्री करवाई जाती है, तो ये एक काफी हद तक ये ठीक भी नहीं है। और इसके बारे में हर सरकार जो भी हो उसको ये देखे समग्र विकास के लिए जो भी आवश्यकता है। छोटा सा सवाल हो रहा है, सुप्रीम, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था उसमें दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देशित किया हुआ है कि चारागाह की जमीनों को संरक्षित करें जी। क्या लगता है कि ये कोर्ट के आदेश का वोल्यूशन भी हो सकता है? इनडायरेक्ट में ये मतलब ये जो कोर्ट के जो आदेशों के उल्लंघन के एक सीमा में इसको समझा सकता है, क्योंकि सरकार और मतलब जो न्यायपालिका के, हालांकि वो स्वतंत्र है, लेकिन कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से वो इससे सरकारी फैसलों से भी थोड़ा सा मतलब उनकी संरक्षित भी कर देती है कोई फैसला। क्योंकि अंदर खाने की बात यह है कि शायद सरकार ने विधि विभाग की कोई राय नहीं ली इसमें कि संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यही मैं कह रहा हूं कि हमारे ये जो व्यवस्था जो है तत्काल ली जाती है, जो तात्कालिक लाभ उठाने की चेष्टा से ही फैसले लिए जाते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि समन्वित सामंजस्य से विकास हो, ताकि सामंजस्य और समग्र विकास की आवश्यकता। ये अवधारणा धीरे धीरे हमारे लोकतंत्र में दूर, एक जो परिकल्पना जो आधार बनाए, सिद्धांत बनाए थे, वो अब उनसे हम विलग होते जा रहे हैं। राजीव जी, आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार का दावा है कि अगर विकास करना है तो कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे, और ये भी आश्वस्त किया है जो मंत्री हैं पंचायती राज ग्रामीण विकास राजेंद्र राठौड़ कि किसी भी तरह का ना संशय ना कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हम जो जमीन अगर किसी को देंगे तो उसके बदले जमीन देनी होगी, ये हमने पहले ही उसमें डिसाइड किया हुआ है। वो जमीन कहां से देने के लिए कहेंगे? आपने बात सही उठाई। 2011 में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था, मैं पूरा फैसला पढ़ के आया हूं। उसके अंदर राज्य सरकार को डायरेक्ट करा गया था कि कोई भी व्यावसायिक और आवासीय गतिविधि चारागाह जमीन पे नहीं हो सकती। अगर किसी केस में बहुत ही आवश्यक हुआ कि उस जमीन को एक्वायर करना, राज्य सरकार के ऐसा कोई काम करना चाहती जिसके हित के अंदर है, सार्वजनिक हित में, तो उसके लिए जो भी पंचायत या नगर पालिका, नगर निगम, जिसकी भी क्षेत्र में जमीन आती है, वो जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध करेगी और राज्य सरकार उस पर गुण दोष के आधार के ऊपर अपना निर्णय लेगी। और इस बात के ऊपर तुरंत ही उस वक्त की जो सरकार थी अशोक गहलोत जी की, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया था। और बाद के अंदर विधानसभा के अंदर कई जो लंबे समय तक जब बहस चली है, अभी कुछ दिनों पहले भी तभी बात उठी कि कई विधायकों ने कहा कि चारागाह को जो जमीन देने का जो सिलसिला ये सरकार शुरू करना चाहती है, उसके पीछे भू माफिया के साथ साथ खनन उद्योग से जुड़े हुए लोग बाग हैं और बहुत सारी जमीन के ऊपर ऑलरेडी लोगों का कब्जा है जो कि बजरी के काम के अंदर और खनन के काम में ले रहे हैं। अब इस बहाने से चारागाह की जमीन को कन्वर्ट करने की सुविधा देके
उनको उनकी अनधिकृत जमीन को अधिकृत किया जा रहा है। तो इससे गलत परंपरा और पैदा होती है कि आदमी सरकारी जमीन पे सवाई चक जमीन हो, चारागाह की जमीन हो, नदी नाले की जमीन हो, पहाड़ी की जमीन हो, उस पर पहले तो कब्जा कर ले। 2-4-5 साल में किसी न किसी तरीके से राजनीतिक दबाव के कारण या वोटों के कारण उसको अधिकृत कर दिया जाए, उस कब्जे को वैध मान लिया जाए। ये एक गलत परंपरा इस पूरे प्रदेश के अंदर शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने इसका विरोध करा है। अब 3 घंटे पहले अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि हमारे यहाँ से पुरानी परंपरा चली आ रही है कि हम पशुओं को बाहर चरने के लिए भेजते हैं, घूमने के लिए भेजते हैं, जहां पे वो चर के वापस आते हैं। ये हम खुद जानते हैं। हम तो कृष्ण जी के जमाने से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो परंपरा है, गायों को, बकरियों को, भेड़ों को बाहर लेकर जाया जाता है चरागाह के अंदर। वो एक उनके लिए स्थान होता है कि जहां पे वो घूम फिर सके और चारा चरने के बाद वापस आते हैं। इस तरीके का कुछ भी करना मेरे ख्याल से इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी खतरनाक होगा, क्योंकि अगर आप जमीन किसी वजह से बच जाती है जिस पे निर्माण नहीं होता है तो उसे ग्रीन बेल्ट बनती है, उससे उस इलाके के लिए एक फेफड़ों का वो काम करती है। तो हमको पर्यावरण का ध्यान रखते हुए भी अगर हम बाकी सब नैतिक कानूनी बातें नहीं छोड़ दें, पर्यावरण का ध्यान रखें, तो हमको ऐसी जमीनें खाली रखनी चाहिए। जगह जगह जब आप दिल्ली में जाते हो और किसी ऊंची इमारत से देखते हो कि बहुत सारा बीच में ग्रीन एरिया है, तो लगता है कि 1 करोड़ से आबादी के बड़े शहर के अंदर समझदार प्लानिंग हुई होगी, इसलिए बीच में इतना ग्रीन एरिया छोड़ा हुआ है। अगर वो ग्रीन एरिया नहीं होता तो आज जो स्थिति वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की है, जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो कितनी आज तकलीफ उठानी पड़ती है हमको। तो मेरे ख्याल से इस ध्यान को भी ध्यान रखना चाहिए और सरकार को निर्णय पे पुनर्विचार करना चाहिए। चलिए, आपने सुना मनीष जी, प्रतिपक्ष का साफ आरोप है कि सरकार जमीन बताए, पहले तो जमीन होगी कहां। जमीनें चारागाह की जो जमीनें हैं उसी पर अतिक्रमण हो रहा है। कई बार इस बात को उठाया जाता है कि जब जमीन ही नहीं होगी और जिन लोगों के पास में अगर जमीन ही होगी तो डेवलपमेंट अपनी जमीन पे ही कर सकते हैं, वो चारागाह की जमीन पे क्यों नहीं गए? वही मैंने आपको कहा कि ये दोनों बातें परस्पर सुरक्षा देती है। पहली बात, विधिक राय के बाद ये तय हो सकेगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को उल्लंघन नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली अगर इस तरह की बात होगी तो वैसे रुक जाएगी वो। दूसरी बात यह है कि जो कोई जमीन अल्टीमेटली सीमित है और अगर आपको उस चारागाह की जमीन के एवज में दी जाने वाली जमीन उपलब्ध अगर है तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप एग्जैक्टली देखते हैं तो केवल प्लेस ऑफ चेंज ऑफ प्लेसेस हो रहा है कि या तो आप ए एरिया में से बी एरिया में दे रहे हैं और बी एरिया को ए एरिया में शिफ्ट कर रहे हैं जहां पर विकास हो सकता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है इकोलॉजिकल बैलेंस और चारागाहों की कमी, दोनों बातें खत्म होती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जितने भी जमीन के पट्टे जो आपने कहा अभी, जो सरकारी जमीन पर अगर किसी ने कब्जा कर लिया है और उसने मकान बना रखा है, तो उसमें भी ये स्पष्ट है कि मकान जो बनाया है पहले से उसका ही पट्टा होता है, तो वो 50 गज 100 गज होता है। इसलिए कोई ज्यादा बड़ी बात उसमें नहीं है कि आप बीघा की बीघा जमीन इस पर कन्वर्ट कर देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो इनकी आपत्ति है कांग्रेस पार्टी की, वो संभावनाओं पर आधारित है, वो शंकाओं पर आधारित है। उसके कारण उनके मन में ऐसे बादल घुमड़ आए हैं कि ये जमीनें लोग ले लेंगे और चला देंगे, नहीं है। दूसरी बात ये भी आप देखेंगे, ग्राम पंचायत के विकास के लिए तो ग्राम पंचायत को ही होल्ड करना पड़ेगा, किसी आदमी को नहीं दे सकेंगे। वो जो सरकार अधिग्रहित करती है उसको बेच नहीं सकती, पहली बात आप जानते हैं। दूसरी बात, वहां अगर आवासीय कॉलोनी वो काटती है तो वो भी हमारी आवश्यकता होती है। तो जो ये सारी बातें हैं, अगर आप पवित्रता से सोचते हैं तो आपको कोई भी बात इसमें गड़बड़ नहीं लगेगी। लेकिन अगर आशंकाओं पर बात करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा बिना आधार के, तो निश्चित तौर पर लोगों को लगेगा कि जमीनों का हेरफेर हो रहा है। तो इसलिए इन दोनों बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि कोई भी हमारा इकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो या चारागाह का एस्पेक्ट हो, गायों का एस्पेक्ट हो या हमारी जो वो कोई भी प्रभावित नहीं हो रहा है। नहीं मनीष जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने नॉट ओनली राजस्थान, ऑल स्टेट्स को पाबंद किया, इस बात के लिए निर्देश नहीं दिया, पाबंद किया है कि बाकायदा एक जनहित याचिका का डिस्पोजल करते हुए कि जो चारागाह की जमीनें हैं उन्हें संरक्षित की जाए, उनको बिल्कुल निर्देश दिए बाकायदा। ये तो चारागाह की जमीन वो ही अगर माइनिंग माफिया अगर उनको लेंगे या माइनिंग, चलिए मैं तो कहता हूं माफिया, माफी चाहूंगा, चलिए जो ये माइनिंग होल्डर्स जो है वो लेंगे, तो अगर उनकी जमीन वहीं से सटी हुई ए स्थान से दूसरे स्थान पे होगी तो वहां पे भी तो माइनिंग कर सकते हैं। क्या हो सकता है कि चारागाह की जमीन को ही लेंगे वो? नहीं, अब उसमें तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ उसकी बात है खनिज पदार्थों की, वो इसलिए स्थान महत्वपूर्ण होता होगा कि जहां पर वो मान लो आप सीसा जस्ता खोद रहे हैं, जहां होगा वहीं खोदना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका कोई उल्लंघन की संभावना इसलिए भी नहीं है
कि विधिक राय आनी अभी शेष है। अगर आपको लगता है संरक्षण नहीं हो पा रहा है तो आप ये काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो ये भी संरक्षण जैसा ही है योगेंद्र जी की, आप कोई अगर 5 बीघा जमीन कहीं पर अडॉप्ट करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो आपको वैसी की वैसी 5 बीघा जमीन चारागाह जिसे देखनी पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर वो संरक्षण जैसा ही है, ये एक सुरक्षा कवच हो गया कि आपने 5 बीघा छोड़ी, अगर आप वहां पे 4.5 बीघा भी नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए सवाल ये है कि देखिए यूं तो सरकारों का काम है कि डेवलपमेंट करें और डेवलपमेंट के लिए कुछ सख्त कदम भी उठाने होते हैं, लेकिन चारागाह की जमीनें सुरक्षित नहीं है, इसको लेकर के लोग अदालतों में भी गए। उसके अलावा कई बार स्टेट असेंबलीज में, पार्लियामेंट में मामला उठ चुका है कि जमीनें बची नहीं है और सरकारें आंख मूंद के बैठी हुई हैं, चारागाह की जमीनों पे अतिक्रमण हो रहा है। कई बार कई तरह की स्थितियां उपजी हुई हैं कि चारागाह की जमीनें नहीं बची हुई हैं। उस वजह से ये बात आ रही सामने कि जब चारागाह की जमीनें ही नहीं बची हुई हैं, बहुत कम पहले से ही है उनके लिए, तो इसमें योगेंद्र जी 2 बातें हैं। मुझे याद है उसकी तो तारबंदी करने की इजाजत भी नहीं है, आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। हाँ। चारागाह की जमीन पे ऐसे वन विभाग के बारे में है कि जो वन विभाग की जमीन जितनी है उसकी बाउंड्री लाइन केवल बना सकते हैं, ये भी बाद में अमेंडमेंट हुआ है। तो इतनी जब सतर्कता से बर्ताव हो रहा है कि वन भूमि अभी तक इतनी शेष आप देख रहे हैं, उस पर कोई भी कुछ नहीं हो सकता, पब्लिक यूटिलिटी का काम नहीं हो सकता, सरकार एक्वायर भी नहीं कर सकती, दोनों बातें। ठीक इसी तरह से वन भूमि को इकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर देखते हैं, जो अवेलेबिलिटी हमारी आबादी के बीच में चारागाह की जमीन है उसको भी सुरक्षा की दृष्टि से ये बात की, वहां पर सिंगल ईंट भी नहीं रख सकते, आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा साहब कि चारागाह की जमीनें जो पहले थी वो वास्तव में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से की हुई थी, पहाड़ी क्षेत्र में या फिर बिल्कुल गांव के एकदम बाहर वहीं जोड़ होता और वहीं पे पानी की व्यवस्था होती है, वहीं पे चारा चर सकती हैं गायें, ये एक व्यवस्था की हुई है। ये तो हम जो कह रहे हैं कि गांव के बीच में आना तो सरकारों की, प्रशासन की अनदेखी की वजह से मानिए कि वहां पे एनक्रोचमेंट करके लोगों ने उसको तो बीच में कर दिया। आज ये मान के चलिए कि शमशान घाट कहीं देखा है कि गांव के बीच में, कॉलोनी के पास में आते हुए, सब जानते हैं बिल्कुल बाहर है, लेकिन अतिक्रमण इस तरह से बढ़ते चले गए कि कॉलोनियां कट गई। इस वजह से शमशान घाट एक कढ़ाई की तरह बीच में आकर के रह करके चले गए हैं। ये वो चीजें, चाहे चारागाह हो, चाहे शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, कि एकदम बाहर होना चाहिए और होते भी थे। आज पोजीशन क्या होती चली गई है, यही होगी एक चिंता का विषय। अगर आज से हम नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। जयपुर में देखेंगे तो 34 शमशान घाट है, अब वो सब बीच में ही हो गए हैं, क्योंकि पहले चांदपोल बाहर था, अब चांदपोल बीच में है, उसके आगे शास्त्री नगर है। तो अल्टीमेटली विकास का चारागाह का तो इश्यू है कि गांव में तो लोगों ने यहां तो चले कॉलोनी काटी है, उसके स्टाम्प ड्यूटी भी मिली होगी, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलागा, वहां तो बिल्कुल सपाट अतिक्रमण करके शिकायतें की जाती हैं, तो जिसके हाथ में लठ होता है उसकी चलती है वहां पे। तो ये बड़ी पोजीशन ऑकवर्ड स्थिति है। महेश जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। देखिए यो तो सरकार है, सरकार के विजन, उस पर मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा। अधिकारियों का एक पूरा अपना एक लंबी एक फहरिस्त है, उन्होंने राय भी ली होगी, बाकायदा एजेंडा भी तैयार हुआ होगा, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। लेकिन चारागाह की जमीनों को लेकर के कई बार सवाल उठता है, कई बार मीडिया ने रिपोर्ट्स दी हैं कि ये चारागाह की जमीन फलाने कॉलोनी काट दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पाता है। मीडिया भी अपना एक भूमिका अदा कर सकता है, अवेयर कर सकता है, वहां पे जो वस्तु स्थिति है वो दिखा सकता है। जब उन्हीं पोजिशंस में सरकारों की चिंता नहीं होती है, उनको वर्तमान की बात है, लंबे समय से चलता आ रहा है कि चारागाह की जमीनों पर अतिक्रमण होता आया है, कैसे बचेगी ये जमीनें? एक देखिए मैं बताऊं आपको, आप जयपुर का ही उदाहरण लेता हूं कि आप एक तो रामगढ़ बांध की स्थिति देखिए जी। एक आप ये जो एक कंसेप्ट था कि पहले सैटेलाइट टाउन्स बनाने की थी, बिल्कुल आज स्थिति होगी कि सैटेलाइट टाउन नजर ही नहीं आता, पूरे प्लॉट कटे हुए हैं। क्या उसमें कई चरागाह की भूमियां आ गई हैं और कोई अलग अलग सेक्टर की भूमियां आई। दूसरा आप ये देखिए कि जो अपना झालाना जो है, ये मतलब क्या होता ना, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र था, वो भी मतलब क्या होता ना, आज ये हालत ये कि बघेरे यहां तक अपने शहर के अंदर आ रहे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले कि ये पूरा इकोलॉजिकल कंसेप्ट, पर्यावरण संतुलन, आपके द्रव्यवती नदी से आज क्यों अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, एक तरह से ये पूरा का पूरा मतलब अतिक्रमण का शिकार हुआ है। और आज उसकी स्थिति क्या होगी, पानी की बजाय वो गंदा पानी, सीवरेज का पानी टपक। तो ये जो सारी हमारी जो चीजें हैं, सबने इसके पीछे पृष्ठभूमि में जाना चाहिए कि हम सहूलियत के हिसाब से जो भी सत्ता में होता है अपने हिसाब से फैसला ले लेते हैं। अब दूसरी सरकार आएगी वो उसको पलट देगी।
उसके अलग अलग हुआ। आप देखिए द्रव्यवती पे से आप हटाने पड़ रहे हैं ना, तो कोई ने ले लिए तो उनकी चलेगी नहीं। मैं यही कहना चाह रहा हूं, जब इतनी तरीके से संरक्षण चल रहा है कि अगर आपने अमानिशा के नाले में मकान बना लिया करोड़ों रुपए का, तो वो टूटेगा, आज नहीं तो कल टूटेगा। ये संदेश है, और यही संदेश है कि सरकार कोई सी भी हो, जो हाई कोर्ट है, जो इस तरह के उस पे निश्चित तौर पर प्रावधान करता है। मैं बता रहा हूँ, इसलिए कोई बात ही खत्म हो जाती है अपने आप। ये जो अतिक्रमण वाली बात बता रहा हूँ ना, कि उसमें कहीं न कहीं वोटों की मतलब क्या होता है, राजनीति आ जाती है। आज मैं सत्तारूढ़ हूं, मैं कौन से वोट है, खड्डा बस्ती को जाना पड़ रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप देखिए जितनी प्रकार की बस्तियों पर ऐसी बातें थी, सब लोगों को खत्म करना पड़ा है। वो पिछले कुछ एवज में जमीन दी है सरकार। जब कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान प्रताप चंद्र सिंह खाचरियावास ने किस तरह से अमानिशा नाले में उस बस्ती को लेकर के संघर्ष किया था। तो ये मतलब ये पूरी की पूरी अपनी सुरक्षा के लिए किस तरह से अतिक्रमण होते हैं, किस तरह से मतलब क्या कहते हैं, वन्य भूमि, चरागाह, अतिक्रमण का दूसरा नाम ही संरक्षण है। और उसके बाद में उसको आप रेगुलाइज करना, तो ये और भी गलत है। आपने पहले उसको घोषित किया, चाहे वो किसी भी सरकार के राज में किया हो, और अब जाकर के आप मतलब उसको पलट रहे हैं। क्यों? कि आपको उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ या अपना मतलब क्या कहते हैं ना, किसी के हितों को संरक्षण देना होता है। तो ये जब तक हम लोकतंत्र में किसी खान अपने किसी विशेष मकसद से राजनीतिक दल किसी माफिया वगैरह को लाभ देने की दृष्टि से करेंगे, तो ये समग्र विकास नहीं होगा। कि कहीं ना कहीं हम समझौता करने वाली बात होती है। सरकार को वापस से, जैसे कि इसमें कहा गया है कि विधिक सलाह लेनी चाहिए, और इसके अलावा और जो भी दूसरे हैं, इससे आप कोई फैसला लेते हैं तो उसका समग्र समन्वय उससे संबंधित विभागों का एक पहले मतलब बैठक लीजिए, उनके सुझाव लीजिए, विशेषज्ञ राय लीजिए, और उसके बाद में कोई फैसला लीजिए। लेकिन हम फैसला पहले लेते हैं, बाद में महेश जी, ये सरकार को निर्णय लेने से पहले विधिक राय लेनी चाहिए थी। ये कैबिनेट का निर्णय हो जाए, उसके बाद अगर जनता आवाज उठाए या पर्यावरण आवाज उठाए या विपक्षी दल आवाज उठाए, तो उनको चुप करने के लिए कहेंगे विधिक राय लेंगे। तो आप इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हो कैबिनेट के अंदर बैठ के, आपका फैसला तो राज्य सरकार जो घोषणा करती है वो देखते कानून है। दूसरा एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि विधिक राय जो है वो एक डिपार्टमेंट ले सकता है, कैबिनेट विधिक राय, लेकिन मुझे ये सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पहले फैसला लिया, हाँ, उसके बाद फैसले को पलट के फिर आप दूसरा फैसला आ रहे हैं। तो इसमें या तो आप में मतलब क्या कहते हैं, दूरदर्शिता नहीं थी, या दूरदर्शिता थी। अब कहीं उसमें कहीं न कहीं मतलब जागरूकता की अगर गंभीरता से सोचता, तो आदमी के कहीं न कहीं कोई हित जुड़े होते हैं। ये एक संदेह लकीर। सत्ता में कोई भी बैठा हुआ, उसका ये दायित्व है कि वो संतुलित विकास करे, हर वर्ग का विकास करे। वो ये नहीं कि शहर का विकास करे, वहीं शहर में विकास देखे, गांव का भी विकास होना चाहिए। इसी तरह से मतलब क्या है, तो हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्यावरण संतुलन का मामला हो, चाहे प्रदूषण से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे मतलब क्या होता है एक पशुपालन, ये क्या चरागाह भूमि से पशुपालन नहीं है क्या हमारा आय का स्रोत है, इसकी ओर भी तो देखना चाहिए। ग्रामीण विकास नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कि खेत खलियान अगर ऐसे खत्म होते जाएंगे और कंक्रीट के जंगल बढ़ते जाएंगे, तो क्या इसको विकास के मापदंड कहा जा सकता है? क्या इसको हमें कहीं ना कहीं वो हमारा सैटेलाइट कंसेप्ट जो था टाउनशिप का, बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाए। राजीव जी, एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूंगा कि सरकार कोई भी, आपके वक्त भी बात चली थी कि ग्रामीण सेक्टर का जब तक विकास नहीं होगा तब तक शहरों की ओर पलायन नहीं रुक पाएगा। वहां एम्प्लॉयमेंट के संसाधन होने चाहिए, एजुकेशन ठीक हो, हॉस्पिटल्स ठीक हो, सड़कें अच्छी हो, तो वो एक विकास के लिए सरकारें विजन रखती होंगी और करती भी होंगी, लेकिन उसके लिए जमीन भी चाहिए। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार उसी ओर विचार कर रही हो। एक माइनिंग की तो एक बात आई है कि समाचार पत्रों में अपने तरीके से छपा है कि माइनिंग वाले लोग भी इसमें हैं, लेकिन यह हो सकता है कि वहां सरकार कोई इंडस्ट्री लगाना चाहती हो, या सरकार की इच्छा हो कि कोई डेवलपमेंट ऐसा करें ताकि शहरों की तरह गाँव में भी बसावट दिखे। देखिए, दो बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें हैं। पहली ये कि आप नगर पालिका, नगर निगम को अगर आप जमीनें देते हो चारागाह की, तो इसका मतलब आप गांव के पास से जमीन छीन के आप नगर पालिका को दे रहे हो जमीन। तो जब हम सोचते हैं कि शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसकी जगह हमको ग्राम को एक पूर्ण रूप से स्वावलंबी गांव बनाना पड़ेगा, अगर हम ये सोचते हैं तो हम उसके खिलाफ बात करें। दूसरी ओर आप रैली फॉर रिवर करते हो, जिसमें आप कहते हो कि हम 1-1 किलोमीटर तक पेड़ लगाएंगे और नदियों को पुनर्जीवित करेंगे। उसके बाद 5 दिन बाद
आप एक निर्णय लेते हो जिसके अंदर जो ग्रीन लैंड है उसको खत्म करके व्यवसायिक उपयोग के लिए काम में लेने के लिए या माइनिंग के लिए या आवासीय के लिए उसको काम में लेना चाहते हो, कंक्रीट जंगल बनाना चाहते हो, तो दोनों विरोधाभासी वाली बात है। अगर एक तरफ सरकार अपना रुख दिखाती है, इतना बड़ा आयोजन करती है, रैली फॉर रिवर करती है और सोचती है कि हम इस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं, उसके बाद तुरंत बाद ही एक काम करती है, कल को ये भी घोषणा हो जाएगी कि नदी नाले की जमीन भी दे दी जाएगी, तो वो जो रैली फॉर रिवर है वो बेकार हो गई। तो या तो वो एक खाली जनता को भ्रमित करने की, जैसे योगा का एक दिवस शुरू कर दिया या स्वच्छ भारत का आयोजन कर दिया, इस तरीके का एक प्रोपेगेंडा है, या वास्तव में सरकार की इच्छा है कि वो चाहती है कि ग्रामीण विकास हो, ग्राम स्वावलंबी हो, हरियाली बढ़े और आने वाली जनरेशन को एक स्वस्थ वातावरण मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी, देखिए सरकार कोई फैसला लेती है विजन लेकर के चलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन विजन पे सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। प्रतिपक्ष की तरफ से वो उठ रहे हैं, कुछ समीक्षकों ने भी उठाए हैं, कुछ जो कानून के समझदार हैं उन्होंने भी उठाया कि जब विभाग के लोगों ने कह दिया कि अब विधिक राय ली जाएगी, तो आप भी एक लॉयर हैं, विधिक राय किसी फैसले से पहले ली जाती है उसके बाद में ले सकते हैं? नहीं, वो तो उसको कल्टीवेट होने से पहले पहले होना चाहिए। मान लीजिए आप ये बात कहते हैं तो इसके कारण आपत्ति आती है, वो बात खत्म हो जाती है, और या उसमें से कोई रास्ता निकल सकता है कि ये तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके एवज में लेकिन ये विभाग का फैसला नहीं है, ये कैबिनेट का फैसला है, उस पर विधिक राय बाद में ली जाएगी। विधिक तो खुद ही विभाग है, विधि अपने आप में, तो विधि विभाग बताएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो संदेह के बादल हैं नहीं, वो इसलिए विभाग ये बताएगा बाद में कि कैबिनेट का फैसला सही है कि नहीं है। जी, इसलिए ये संभव है, जो राय जाती बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो ये बात कर सकते हैं कि इसको उन्होंने इस पर आधारित रखा है कि विधि विभाग की राय के पश्चात इसको अमली जामा पहनाया जाएगा, तो विधि विभाग की राय उसमें ड्यू है, और जब ड्यू होती है तब ऐसा हो सकता है। नहीं, चलिए मनीष जी, आप कह रहे हैं वैसे अभी तक की जो परंपराएं रही हैं, अगर सरकार को लगता है कि मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई जाती है पर्टिकुलर किसी एजेंडे पर, वो रेफर करती है कि इसमें विधिक राय ली जा रही है, लेकिन कैबिनेट के फैसले पे विधिक राय बाद में हो, हमने कभी सुना नहीं है, इस वजह से हो सकता है कि क्या योगेंद्र जी चेंज भी हो जाएगा, विधिक राय खिलाफ आएगी तो भी इतना बड़ा बहुमत है इनका सरकार के अंदर, ये उसके ऊपर कानून बनाएंगे, विधानसभा के अंदर एक्ट लेके आएंगे और उसके अंदर संशोधन करेंगे, फिर वो ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा। अगर सरकार अगर एक मेजोरिटी से संशोधन कर देती है तो ये सब कहने की बातें, अगर उन्होंने मानस बना लिया है तो उसको किसी भी रूप से पास करने की कोशिश करेंगे। चले, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा यहाँ पे, आज खास खबर में बस हम यहीं पे विराम देंगे। तो कंट्रोवर्सी यहां पैदा हो रही है कि प्रतिपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार चारागाह की जमीन को खुर्द-बुर्द करना चाहती है। सरकार का साफ दावा है कि ग्रामीण सेक्टर का विकास करना है हमें, और विकास के लिए जमीन की आवश्यकता है, हालांकि जमीन के बदले जमीन दी जाएगी, ये भी सरकार ने अपने एजेंडे में एक बात रखी है। अब देखना होगा कि विकास के रास्ते कैसे बनते हैं, प्रतिपक्ष का आरोप कितना सही ठहरता है, ये सब देखने वाली बात होंगी। चलिए, खास खबर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।